दे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको कछुए की और खरगोश की कहानी याद है ना? हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग। उनको एक अलग तरीके से चीजें याद होती हैं, वो एक अलग पैटर्न से चीजों को समझते हैं। वो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स की तरह फटाफट से काम नहीं कर पाते, उनका तरीका ये नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो अपना समय लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, सब्जेक्ट्स को समझने में, किसी लेसन को अब्जॉर्ब करने में, उसको ग्रास्प करने में। नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या बाय भारती। कि मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट पे डिस्कस किया था उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अपने हिसाब से अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद 10th के बाद अपनी स्ट्रीम या अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम आते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स पर। ये स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर एंग्शियस रहते हैं पढ़ाई को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, मार्क्स को लेकर। ये कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, कौन से नहीं, क्योंकि सभी में इनको अपना इंटरेस्ट बराबर सा ही लगता है और इनको बहुत डर लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ये इस चीज को लेकर अक्सर घबराए हुए रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन बच्चों में कोई कमी है, ये बच्चे स्लो हैं या ये बच्चे एवरेज है, बिल्कुल भी नहीं। ये वो बच्चे हैं जो अपना समय लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, सब्जेक्ट्स को समझने में, किसी लेसन को अब्जॉर्ब करने में, उसको ग्रास्प करने में। और इसी कारण कभी कभी इन्हें सेल्फ डाउट भी हो जाता है कि क्या ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या मैथ्स बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगी, क्या मैं सब्जेक्ट के लिए बना भी था, डिड आई चूज द राइट स्ट्रीम, डिड आई चूज द राइट सब्जेक्ट्स। और ये सेल्फ डाउट जब आता है तो ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कंफ्यूजन ऑलरेडी था इनके दिमाग में वो एक तरह से ना पुख्ता हो जाता है, सॉलिड हो जाता है कि नहीं मैं सही था अपने बारे में, मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। बट ये वही स्टूडेंट्स हैं जो फोकस और कंसिस्टेंसी भी लैक करते हैं, क्योंकि फोकस नहीं है तो इनको लगता है ये हमसे होगा ही नहीं। उस चीज को ये समझ ही इंस्टेंट नहीं समझ पाते, ये उसके लिए समय लेते हैं। एंड दैट इज वाई इनको स्कूल में पेरेंट्स भी और टीचर्स भी दे आर लेबल्ड एज एवरेज लर्नर्स और स्लो लर्नर्स। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ इज दे आर नॉट वीक, दे हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग। उनको एक अलग तरीके से चीजें याद होती हैं, वो एक अलग पैटर्न से चीजों को समझते हैं। वो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स की तरह फटाफट से काम नहीं कर पाते, उनका तरीका ये नहीं है। वो उस चीज को समझने में टाइम लेते हैं और अगर वो सही अप्रोच फॉलो करते हैं तो वो सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। यानी कि वो भी वो सब्जेक्ट्स जो टफ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, मैथ्स, साइंस या पीसीबी वाले हो गए या पीसीएम या अकाउंट्स, ये बच्चे भी ले सकते हैं। इट इज ओनली दे हैव टू फॉलो द राइट अप्रोच। सो ये स्टूडेंट्स कौन से कैटेगरी 2 के? अब सेकेंड कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो चीजों को समझने में, याद करने में समय लेते हैं। उन्हें जल्दी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, कई बार सब्जेक्ट उनकी पसंद का नहीं होता, कई बार उनको सब्जेक्ट को अडेप्ट करने में, उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। और ऐसे बच्चों को नॉर्मली मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, चाहे उनको टीचर्स मोटिवेट करें, उनके कोचिंग वाले मोटिवेट करें और पेरेंट्स पीछे पड़े रहें, बट उनको सब्जेक्ट को समझने में समय लगता है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली ये होता है कि वो अपनी टीचर्स के साथ बैठकर, जिन्होंने उन्हें पिछले 2-3 सालों में पढ़ाया है, उनके साथ बैठकर वो डिसाइड करें कि वो किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं, वो 11th-12th में क्या चूज करें। टीचर्स के साथ क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया है, वो जानते हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है। सिर्फ कई बार देखिए पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड भी होते हैं, अब उसमें आपको माइन्यूट डिटेल्स का आना जरूरी होता है। लेकिन अगर पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको आंसर लिखने का तरीका भी आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी होनी चाहिए, आप कैसे अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे, आंसर को कैसे लिखेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे। टीचर को पता होता है, सब्जेक्ट टीचर को पता होता है कि बच्चे ने किसमें कितना अच्छा किया है, एंड दे कैन गाइड यू वेरी वेल। और कई बार आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है लेकिन आपका फोकस नहीं होता है। मतलब शुरू शुरू में हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन जैसे वो डिफिकल्ट होता जाता है तो आपका फोकस भी लूज हो जाता है। आपको लगता है नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, आई कैन डू समथिंग एल्स, मैं कोई और सब्जेक्ट चूज करूं।
और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे जोश जोश में साइंस ले लेते हैं पहले, या कई बार मैथ्स ले लेते हैं, और फर्स्ट जब आते आते हाल बुरा हो जाता है। तो या तो वो खुद छोड़ देते हैं, या स्कूल वाले 11th के फर्स्ट टर्म के बाद उनसे मैथ्स या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो वो नहीं कर पाते, उनसे वापस ले लेते हैं। तो क्या हम ये कहें कि ये जो कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स हैं, या ये जो बच्चे समय लेते हैं याद करने में, क्या ये कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स से लेस इंटेलिजेंट है, इनको समझने में कोई दिक्कत है, ये स्लो लर्नर है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बस फर्क क्या है, इनकी जो जो एक चीज समझिए कि जो एक लर्निंग की स्पीड होती है और एक जो इंटेलिजेंस होती है, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। किसी की स्पीड इंस्टेंट हो सकती है, कोई देर से कर सकता है, किसी का इंटेलिजेंस लेवल कुछ हो सकता है, किसी बच्चे का फर्क हो सकता है, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं है किसी बच्चे को एवरेज डिक्लेयर करने के लिए या किसी बच्चे को फास्ट लर्नर डिक्लेयर करने के लिए। आपके पास आइंस्टाइन का एग्जाम्पल है, उन्हें हिस्ट्री में बहुत दिक्कत थी पर वो मैथ्स को बहुत जल्दी समझ लेते थे। तो इट इज ओनली कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पर हमें इसी चीज को देखना है और उसी चीज को समझकर हमें अपने 11th में सब्जेक्ट्स को चूज करना है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं एकदम से, कोई खास देर लगती है, वो पढ़ते हैं और पानी की तरह चला जाता है उनके अंदर, जबकि कुछ है उसी चीज को समझने में देर लगाते हैं। वो देर क्यों लगाते हैं? क्योंकि सबसे पहले वो उस चीज को एनालाइज करते हैं, वो उस चीज की प्रोसेस को समझते हैं और फिर वो उसको समझते हैं, फिर उनको वो याद होती है चीज। सो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है। इंटरेस्टिंगली इंटरेस्टिंगली आप एक बात देखिए, ये जो जिन्हें हम एवरेज और स्लो लर्नर्स कह रहे हैं ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होती है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा समय लिया होता है। जैसे कि मैगी है वो इंस्टेंट बन गई, और अगर आप दाल मखनी बना रहे तो उस पर समय लगेगा, तो ये दाल मखनी वाले हैं, ये थोड़ा समय लेकर, मगर इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होगी, और इनकी क्लैरिटी जो है वो काफी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब दैट मीन्स आर दे स्लो लर्नर्स? नो, दे आर थॉटफुल लर्नर्स। डोंट लेबल देम इन अ नेगेटिव टर्म्स, डोंट लेबल देम कि नहीं भाई इससे नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे करता है यार, ये नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको कछुए की और खरगोश की कहानी याद है ना? ये वही बच्चे हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, समझते हुए चीजों को आगे बढ़ते हैं। ये भाग के, मतलब इनको HTML नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होगा इनका, ये चीजों को अंदर तक ले जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे, समय जरूर लेंगे, लेकिन जब एक बार समझ गए तो इनकी फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, फिर ये भूलते नहीं है चीजों को। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब सब्जेक्ट चूज करने में इनकी प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है इनका डर। ये डर जो है ना, इन्होंने इसको अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि ये सही सब्जेक्ट्स को चूज ही नहीं कर पाते। डर किस चीज का है? पहला डर तो ये है कि भाई होगा कि नहीं होगा, सेल्फ डाउट। पहला प्रॉब्लम जो है, जो इनके डर से निकल कर आता है, दैट इज सेल्फ डाउट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सब्जेक्ट बहुत टफ है भाई, मैथ्स बहुत टफ है, मैंने सुन रखा है बहुत टफ है, 2 किताबें हैं, 2 पॉलिटिकल साइंस की हैं, 2 साइकोलॉजी की है, मुझसे तो नहीं होगा। तीसरा आ जाता है कंपैरिजन, मैं कर लूंगा, पता नहीं वो मुझसे अच्छा कर लेगा, यार हम दोनों भी तो पढ़ते हैं मगर उसके नंबर ज्यादा आ जाते, मेरे नंबर नहीं आते। और चौथा जो सबसे बड़ा प्रेशर हमारे बच्चों को खा जाता है, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का। बच्चों की प्रॉब्लम ये नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बच्चों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा या मुझसे होगा नहीं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर देंगे, हम अपने टीचर्स को डिसअपॉइंट कर देंगे। उनकी जो उम्मीदें हैं हमसे, वो जो उन्होंने हम पैरामीटर सेट कर दिया है, पता नहीं हम वहां तक अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये चीज बच्चों को उन सब्जेक्ट्स को चूज करने में जिसमें उनका इंटरेस्ट है, रोक देती है। तो इस डर को हटाना है। ये डर इसलिए नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है, वो इसके कैपेबल नहीं है, या वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है। इट इज ओनली कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कॉन्फिडेंस इट ऑलवेज ग्रोज थ्रू स्मॉल कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। आपने प्रोवर्ब सुना है ना, द जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आप एक कदम लेंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे ना। आपने कहीं भी जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, तो उसके लिए पहला कदम तो घर से निकालना पड़ेगा ना। घर बैठे बैठे तो नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन टूर हो सकता है, डेफिनेटली, मैं भूल चुकी थी, ऑनलाइन टूर हम आजकल करते हैं ना बहुत जगह का। नहीं, वास्तविक जीवन में कुछ भी करने के लिए आपको एक स्टेप उठाना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलता। तो चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन,
ये सोचकर कि ये चैप्टर आज ही कर लेना है ना, एक एक स्टेप, एक कॉन्सेप्ट। अगर एक कॉन्सेप्ट छोटा है तो 2 छोटे कॉन्सेप्ट एक दिन में समझिए, 1 स्टेप एट अ टाइम लेंगे, छोटे छोटे अपने चैप्टर्स को टुकड़ों में बांटेंगे, डेफिनेटली यू विल प्रोग्रेस और आप उस चीज को कर पाएंगे। एक ही दिन में एक ही साथ आप अपने गोल तक नहीं पहुंचते। आज जो बड़े बड़े आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इट कुड बी सचिन तेंदुलकर, आपके पास राहुल द्रविड़ है, यू हैव कपिल देव, यू हैव सुनील गावस्कर, और अगर मैं लेटेस्ट देखूं तो विराट कोहली, यू हैव रोहित शर्मा। तो क्या वो एक ही दिन में पहुंच गए वहां तक? क्या पहले दिन उनको सारी वो 100 सेंचुरीज बनाने के लिए, वो 50 हाफ सेंचुरी बनाने के लिए पहली सेंचुरी लगाई होगी, तो 49 कितना दूर लग रहा था। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो 50 टारगेट हो गया, 50 अचीव करते अगला टारगेट आ गया कि अब 60 करेंगे, फिर 70 करेंगे। अगर वो ये सोचते पहले दिन कि कौन बनाएगा 100, बहुत समय लग जाएगा यार, 10-12 साल लग जाएंगे करियर के, तो वो कहीं नहीं पहुंच पाते। सो चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। एक स्टेप चलिए, कल 1 चले थे, आज 2 चलेंगे, कल 3 चलेंगे, और धीरे धीरे अपने टारगेट तक हम पहुंच जाएंगे। तो प्रोग्रेस को जब आप चूज करेंगे ना, तो परफेक्शन धीरे धीरे आ जाएगा। जब आप चलना शुरू करते छोटे होते तो गिरते, कितनी बारी गिरते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम चले नहीं थे क्या? बिल्कुल चले थे। और फिर हम चलना सीखे धीरे धीरे, एक एक कदम करके, फिर थोड़ा तेज चलना, और फिर हम भागना भी सीख गए। फिर हमने भागते भागते लॉन्ग जंप वैसे लगाना भी शुरू कर दिया। सीढ़ियां उतरते हैं, पहले एक एक सीढ़ी चलते हैं पकड़ पकड़ के, उसके बाद हम 2 सीढ़ी जंप करते हैं कई बार खेलते कूदते, फिर 3 सीढ़ी जंप करते हैं। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो की थी ना, तो वो करनी पड़ेगी। तो चलिए आज इसमें हम देखते हैं कि पहले हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं समझने के लिए। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो मेहनती है, मतलब वो कर लेगा, तो अब उसको साइंस लेनी है। या एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल डिफरेंट चीज जा रहा है, वो अब ह्यूमैनिटीज चूज कर रहा है और उसमें सारे सब्जेक्ट्स में लर्निंग बहुत है। या कोई भी इधर से उधर किसी भी सब्जेक्ट में आप चल जाइए, पीसीबी में चले जाइए, पीसीएम में चले जाइए, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस एज आई सेड। तो देखते हैं हम कैसे करें। पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप फास्ट लर्नर हैं या एवरेज लर्नर है या आप स्लो लर्नर हैं, जो भी है इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ मैं हूं, मैं एक फास्ट लर्नर हूं, मैं एक एवरेज लर्नर हूं, मैं एक स्लो लर्नर हूं। ठीक है, पहली बात है एक्सेप्टेंस। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे याद कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है। अब जब मैं फिर आपको एक एग्जांपल दूंगी, मैं एग्जांपल्स के थ्रू खुद भी जल्दी समझती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने आसपास से एग्जांपल उठा के देखते हैं तो, और बच्चों को भी उसी तरीके से पढ़ाते हैं, तो बच्चे चीजों को जल्दी समझते हैं। रेस होती है, पहले सब बच्चे रेस में भागते हैं। स्कूल में जब हम छोटे होते हैं या आप लोग जब स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, सब लोग भाग रहे होते हैं। फिर आपको समझ में आता है यार मैं ना 100 मीटर रेस के लिए सही हूँ, और किसी को लगता है नहीं यार 100 मीटर नहीं, मैं 200 मीटर के लिए सही हूँ। किसी को लगता है नहीं यार मैं तो रिले में भागूंगा 400 मीटर वाली में, और किसी किसी को लगता है हम तो मैराथन के लिए बने। मगर बेस क्या है, सब भाग रहे हैं। ठीक है, सब उस दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अकॉर्डिंगली वो अपने रेस का जो पैटर्न है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले या मैराथन, वो चूज कर लेते हैं। और यही आपको करना है। पहली चीज है एक्सेप्टेंस कि मैं 100 मीटर रेस के लिए बनी हूं या मैं मैराथन के लिए बनी हूं। कोई बात नहीं, मेहनत दोनों में ही चाहिए, प्रैक्टिस दोनों में ही चाहिए। तो पहला स्टेप है आपका एक्सेप्टेंस। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि आपको अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। आपको स्टडी करनी है स्मार्टली। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क चाहे नहीं होता कोई बात नहीं। आपको अगर कोई कहता है 4 घंटे बैठ के पढ़ना, नहीं पढ़ा जा रहा आपसे 4 घंटे, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। रात भर पढ़ना, नहीं पढ़ा जा रहा भाई, हम आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन फोकस के साथ पढ़िए। अपने चैप्टर को टुकड़ों में बांटिए। क्यों सोचना कि आज ही पूरी की पूरी मुझे पीरियोडिक टेबल याद करनी केमिस्ट्री की, या आज ही मुझे सर्कल्स की पूरी थ्योरम करनी है, या आज ही मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पूरी समझनी है। नहीं, चैप्टर को ब्रेक कीजिए पोर्शंस में। आज मुझे इतना टारगेट है, मैंने इतना पूरा कर लूंगा आज, या मैं आज इतने लर्निंग वर्क मैं कंप्लीट कर लूंगी अपना। राइट, सो आपको अपने आप को समझाना है, आई मे टेक टाइम बट आई अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड इन अ बेटर वे सो दैट आई डोंट फॉरगेट। अपने आप को ये बार बार रिमाइंड कराते रहिए कि आप किसी से कम नहीं है। ओके, आई विल टेक टाइम, डेफिनेटली आई टेक टाइम, क्योंकि मैं लेता हूं, मेरी आदत है। कुछ लोग खाना बहुत जल्दी खाते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं। डाइजेशन किसका बेटर होता है?
जो धीरे धीरे खाते हैं, चबा चबा के खाने को खाते हैं, उसका स्वाद लेके खाते हैं। उनका नहीं जो फटाफट खा लेते हैं, पेट में तो गड़बड़ होती है और स्वाद का भी नहीं पता लगता। इसके बाद आपको ये देखना है, थर्ड पॉइंट क्या है? पहला आ गया एक्सेप्टेंस, दूसरा आ गया आपको स्टडी स्मार्ट करना है, चैप्टर को ब्रेक कर करके पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है आपका, आपको अपने डाउट्स इमीडिएटली क्लियर कर लेना। क्लास हुई, टीचर ने कुछ समझाया, आपके डाउट्स है, आपकी क्वेरीज है, इमीडिएटली क्लियर देम राइट अवे। आप क्या करते हैं, चैप्टर में कुछ डाउट्स है, अच्छा बाद में पूछूंगा ना, अब तो पीरियड ओवर हो रहा है, मैं जा रहा हूँ बाहर, या मैम डांटेगी, नहीं, अपने डाउट्स को तभी क्लियर करिए। नहीं तो क्या होता है, आपके डाउट्स पाइल अप होते रहते, फिर वो इतने सारे डाउट्स हो जाते हैं कि लगता है हो ये तो चैप्टर मेरे हाथ से गया, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अब तो नहीं हो पाएगा भाई मुझसे। सो मेक इट अ पॉइंट कि अपने डाउट्स को ऑन द स्पॉट क्लियर कर लीजिए, नहीं तो अपने टीचर से टाइम लीजिए, चाहे अपनी बुक को दोबारा पढ़िए, अपनी कोचिंग में पूछिए अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, या आपके पास बहुत सारे वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे एजुकेशनल आपके टॉपिक से रिलेटेड। मैंने देखा बच्चे बहुत सारे भैया या दीदी या किसी किसी ग्रुप चैनल को फॉलो करते हैं, फॉलो दैट, वहां समझिए। बट मैं फिर भी कहूंगी अपने टीचर से समझिए, क्योंकि आपने लेक्चर उन्हीं का सुना था, वही उस चीज से रिलेट करके आपको समझा पाएंगे और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। सो क्लियर योर डाउट्स ऑन द स्पॉट, डोंट पाइल अप। अगर आप अपनी क्लास के बाद ही उसी दिन अपना रिविजन कर लेते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती है, राइट? देन कम्स फोर्थ पॉइंट, बिल्ड कंसिस्टेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे आएगी? कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से। कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूँ। डिसिप्लिन, रोज मुझे इतना टाइम लगाना है इस प्रॉब्लम के लिए, रोज मुझे इतना टाइम देना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। क्लैरिटी, डाउट्स क्लियर हो गए, बात वही खत्म हो गई। स्टेप 5, वो जो डर है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, उसको निकालना है। डर क्यों है? क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर करने के लिए क्या करें? वापस से क्या हम फर्स्ट सेकंड में जाके पढ़े? नहीं, 10 मिनट दो। देखो क्या होता है, जब आप छोटे होते हो और आपको टेबल सिखाई जाती है तो आपको बहुत देर लगती है ना, रोज ड्रिलिंग होती है। जब हम लोग छोटे थे स्कूल में, तो डेली क्लास पे जाकर पहले हम 2 to 10 टेबल बोलते थे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरह करके, तो वो दिमाग में सेट हो गया। लेकिन 12 to 19 की टेबल में गड़बड़ होती थी, क्योंकि वो ड्रिलिंग में हमने करी नहीं। तो वो हम आज भी जब करते तो अच्छा 15 5 दिमाग में लगाते कैलकुलेशन। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, कंसिस्टेंटली करते रहते हो, वो चीज सिंपल हो जाती है। तो बेसिक्स क्लियर कीजिए। जैसे इंग्लिश में मैंने कई बार नोटिस किया, जब बच्चे सेंटेंस बनाते हैं, आई डिडेंट वेंट टू स्कूल, अब वहां वेंट नहीं आना, डिड के साथ हमें पता है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पर बच्चे फ्लुएंटली करते करते आई डिडंट वेंट लिख देते हैं, एंड इट शुड बी आई डिडंट गो टू स्कूल। तो बेसिक्स अगर क्लियर होंगे ना, जैसे घर की नींव फाउंडेशन मजबूत होगी तो जितनी मर्जी उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए, लेकिन अगर बेस वीक है ना, तो वो पूरी की पूरी इमारत हिलती रहती है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करके रखिए, चाहे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा घंटा पढ़ना पड़े, पढ़ लीजिए, वो आपके काम आएगा हमेशा। स्टेप 6 क्या है? दुनिया बदल गई है भाई, बहुत कोर्सेज है आज की डेट में, बहुत ऑप्शंस है, रोज नई नई आपके फील्ड्स खुल रहे हैं आपके लिए। अब वो घिसे पिटे पैटर्न पे लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है आपको। अपने आपके फील्ड में देखिए आपको क्या क्या चाहिए, अपने बेसिक्स पे काम कीजिए। अब वही नहीं कि रोट लर्निंग नहीं चलेगी कि रट्टा मारा दिया है, अब तो पेपर भी नहीं आता सीबीएसई का ऐसे, सीबीएसई क्या किसी का पेपर ऐसे नहीं आता है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कुछ भी हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, सिर्फ एकेडमिक नहीं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कीजिए। अपने आप को स्टेप 8 में अप स्किल कीजिए, अपग्रेड कीजिए, सीखिए दुनिया में नया क्या हो रहा है। चैट जीपीटी है, एआई है, इन स्किल्स को सीखिए, ये आपके काम आएंगी। अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कीजिए। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, आपकी डिजिटल लिटरेसी कैसनी है, कैसे है, क्या आप फटाफट काम कर सकते हैं। एंड आई हैव सीन कि आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। इनफैक्ट कितनी जगह जब मैं टेक्नोलॉजी में या कहीं अटक जाती हूँ, आई रिमेम्बर जब कोविड के टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू की, तो मुझे स्क्रीन शेयर करनी नहीं आती थी, मुझे ऑनलाइन पेपर चेक करना नहीं आता था। एंड स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू हेल्प मी कि मैम इस ऑप्शन पे जाइए, यहाँ क्लिक कीजिए, ये लिखा हुआ आएगा, ये नीचे एरो का मतलब डाउनलोड है। जब मैंने फर्स्ट टाइम गूगल पे पेपर बनाया, वो जो पहले आपको शुरू शुरू में ऑप्शंस वाले आए थे कोविड के समय, वो भी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे हेल्प किया। सो एक्नॉलेज अपनी अपनी स्मार्टनेस को ढूंढिए, अपने पोटेंशियल को खुद ही देखिए, ये किसी और को नहीं पता आपके बारे में।
आपको खुद को अपने बारे में बहुत कुछ पता है। सेकेंडली, एंड आई वुड से स्टेप 9 इसे मैं कहूंगी, अपनी हॉबीज को साथ साथ डेवलप कीजिए। यू नेवर नो कब वो हॉबीज पैशन में कन्वर्ट होकर आपका फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक वर्क बन सकता है, आपके लिए एक काम बन सकता है। जब आप देखते हैं इनको, अगर आप कृति सेनन को मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, या आपके कई जो फिल्म स्टार्स है, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, मगर वो फील्ड में आ गए क्योंकि एक्टिंग उनका पैशन था। उन्होंने पहले अपना ब्रेड बटर का इंतजाम कर लिया, सॉलिडली कमा लिया, उसके बाद दे केम टू दिस लाइन। तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि आप, हो सकता है आप किसी और चीज में बहुत बेटर हो, लेकिन एक सिक्योरिटी के नाम पे आपने अपनी लाइन चुन ली है। सो अपनी हॉबी को नर्चर करिए, उस पर लगे रहिए। कभी कभी कब वो हॉबी पैशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और हो सकता है आपके लिए वो आगे जाके एक आपका फ्यूचर में अर्निंग का, आपकी स्टेबिलिटी का बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, और उस ऑप्शन से आप बहुत अच्छा करेंगे भी। क्यों? क्योंकि वो आपका पैशन है। इट कुड बी लाइक ड्राइंग, अगर आपकी बहुत अच्छी है तो यू कैन गो फॉर लाइक डिजाइनिंग, एनिमेशन, आप उसमें डिजिटल आर्ट में जा सकते हैं। एंड इफ यू आर गुड एट स्पीकिंग, तो आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आपके ऑप्शंस हैं। जर्नलिज्म में जा सकते हैं, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, आप मीडिया कम्युनिकेशन में ट्राई कर सकते हैं। इफ यू आर गुड एट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, go for event management, you can go for entrepreneurship. I mean, there are so many things in the market right now. So दुनिया बदल रही है और भारत बहुत बदल गया है पहले से। इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक सुपर पावर वेरी सून। सो एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। स्टार्टअप्स के लिए कितना अच्छा माहौल है। आज आप अपना एक स्ट्रक्चर फाउंडेशन तैयार करेंगे, आप एक बेस तैयार करेंगे, तो आगे आपको उस पर बिल्डिंग खड़ा करने में ना कोई देर नहीं लगेगी। सो अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहिए, नया नया सीखते रहिए। सिर्फ किताबों से ही नहीं, किताबों के बाहर भी एक दुनिया है, उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप पे हमेशा भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि जब आपको अपने पे भरोसा नहीं है तो पूरी दुनिया आप पे कभी भरोसा नहीं करेगी। अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी एबिलिटी पे, अपने पोटेंशियल पे कभी क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। ऑलवेज बिलीव, यस आई कैन डू दिस, एंड डेफिनेटली यू विल डू दिस। आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं, आई कैन और आई कांट, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आई कैंट के एक टी हटाने से जो आई कैन होता है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। और आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनसे आपको उम्मीद नहीं थी। वो जो बैक बेंचर्स थे, आज वो बहुत कमाल कर रहे हैं और बहुत धमाल मचा रहे हैं दुनिया में, राइट? सो हर एक बच्चे को अपना पता होता है कि उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, क्या यूनिक कैपेबिलिटी है उसकी, क्या उसमें खास बात है। हो सकता है वो बहुत अच्छी चीजों को एनालाइज कर सकता हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ बिफोर द वर्ल्ड बिलीव्स इन यू। दुनिया आप पे तभी यकीन करेगी जब आपको खुद अपने पे यकीन होगा, क्योंकि ये यकीन आपको कॉन्फिडेंस देगा अपनी बात को कहने का, और अपनी बात को औरों को सुनाने की हिम्मत देगा। सो सक्सेस किसको बिलोंग करती है? सक्सेस उनको बिलोंग करती है जो आजीवन स्टूडेंट बने रहते हैं। दे आर ऑलवेज इनटू लर्निंग, इम्प्रूविंग देमसेल्फ, अडेप्टिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो घबराइए मत, ये समय आपका है। चूज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। मैं कभी भी नहीं कहती कि 10th या 12th में आ गए तो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज छोड़ दो, नॉट एट ऑल। गो, live life, learn new things, and definitely you will be successful. So if you have liked the content, kindly subscribe the channel, okay? And see you again in the next video. And I promise you again that will be very interesting, informative, and will be very helpful to you. Thank you so much.